हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज से हम लोग एस्ट्रोलॉजी की प्रॉपर पढ़ाई करेंगे। तो अगर किसी को भी सच में स्टडी करनी है तो वो इन सब चीज़ों को नोट कर सकता है, या वीडियो अगर 2-3 बार देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी वो कर्मा और डेस्टिनी के ऊपर थी। वो जानना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी का बेस था। आज की जो वीडियो है और इसके बाद भी जो एक वीडियो आएगी वो एस्ट्रोलॉजी के ओरिजिन के ऊपर होगी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कब से हुई थी। एग्जैक्ट डेट बताना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये वेदों के काल की है। तो पहले श्रुति और स्मृति चलती थी। श्रुति मतलब सुनना और स्मृति मतलब याद रखना। तो पहले जो ऋषि मुनि थे वो सुनकर, देखकर, याद करके सारी चीज़ें बताते थे। स्पेशली वो मन में याद रखते थे और आगे भी अपने आने वाले जो उनके शिष्य थे उनको भी वो याद कर करके सिखाते थे और वो लोग भी याद ही करते थे। तो रिटन डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए एग्जैक्ट डेट बता पाना या एग्जैक्ट किस काल की है ये बता पाना बहुत मुश्किल था। बट जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी को अगर आप डिवाइड करेंगे तो एस्ट्रॉन प्लस लोगोस। एस्ट्रॉन का मतलब स्टार्स होता है और लोगोस किसी भी चीज़ की स्टडी को बोलते हैं। जैसे कि बायोलॉजी होता है तो ये जो लॉजी वर्ड होता है ये लोगोस से आता है। तो किसी भी चीज़ की स्टडी होती है, जैसे बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है। तो किसी भी चीज़ की स्टडी को हम लोग लॉजी बोलते हैं, लोगोस। तो यहाँ पे स्टार्स की स्टडी को एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है और जो उसको प्रैक्टिस करता है उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। हिंदी में या संस्कृत में कह सकते हो उसे ज्योतिष बोलते हैं। ज्योतिष को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ज्योति मतलब लाइट और ईश मतलब गॉड। तो गॉड की जो लाइट होती है, क्योंकि इसे अ, भगवान से जुड़ा हुआ ही साइंस मानते हैं, इसलिए इसे आप कह सकते हो कि ये भगवान की ही दी हुई एक लाइट है जो इंसान को उसका रास्ता दिखाने के लिए, जब भी उसको डाउट हो, उन सब में यूज़ होती है। तो इसके इसलिए इसको ज्योतिष बोला जाता है। और इसको संस्कृत में जो, जैसे इसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं तो इसको संस्कृत में दैवज्ञ बोलते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उन्हें संस्कृत में दैवज्ञ बोलते हैं, मतलब जिन्हें दैवीय चीज़ों का ज्ञान होता है। तो इसको दैवज्ञ बोला जाता है संस्कृत में एस्ट्रोलॉजर को। ठीक है। और ज्योतिष को स्पेशली संस्कृत में होरा शास्त्र बोलते हैं। होरा मीन्स समय को बोलते हैं, काल। और ये होरा जो वर्ड है ये इस वर्ड से आया है अहोरात्रि से। अहो मतलब दिन होता है और रात्रि मतलब रात होती है। तो दिन और रात मतलब दिन और रात मिलके जो काल बनाते हैं ना, समय बनाते हैं, उसके शास्त्र को उसके पढ़ने का जो तरीका होता है, उस पढ़ने वाले शास्त्र को हम लोग होरा शास्त्र बोलते हैं। होरा शास्त्र को ही ज्योतिष बोला जाता है। संस्कृत में इसे बेसिकली होरा शास्त्र बोलते हैं। और ज्योतिष में जो इसकी ज्योतिष को संस्कृत में जो इसकी मीनिंग है उसको बोलते हैं सूर्यादि ज्योतिषाम ग्रहणाम बोधकम। मतलब सूर्य आदि जो ग्रह हैं और जो काल है, तारों की जो डायरेक्शन है, उनकी जो स्पीड है, उन सबके बोध कराने वाले को, बोध कराने वाला मतलब उन सब की नॉलेज देने वाले को, उसको जानने के लिए जो चीज़ें पढ़नी होती है उसको ज्योतिष बोलते हैं। तो ये यहाँ पे तीन तीन टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश की, संस्कृत की। और ये दोनों ही संस्कृत की हैं, हिंदी की भी बोल सकते हो आप। ज्योतिष तो हिंदी का भी वर्ड ही है। तो ये तीनों जो हैं वो आपको टर्म्स पता होने चाहिए कि इनका मतलब क्या है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और होरा शास्त्र का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है होरा, क्योंकि होरा का बहुत यूज़ होता है। होरा मतलब समय, समय को ही होरा बोलते हैं। इसी से संडे मंडे बनते हैं। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, या जो इंस्टाग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, मैंने वहाँ भी वीडियो बनाई थी होरा के ऊपर। सेकेंड चीज़ जो है, जो एस्ट्रोलॉजी का ओरिजिन हुआ है वो वेदों से ही हुआ है। ऋग्वेद में ये क्योंकि रिसर्च की गई थी, ऋग्वेद में 36 और यजुर्वेद में 44 और अथर्ववेद में 162। इससे ज़्यादा भी श्लोक मिल सकते हैं, लेकिन ये मेन जो श्लोक थे, ये जो रिसर्च की गई थी, ये इसमें एक श्लोक है, वो मैंने श्लोक इंक्लूड नहीं किया है, बट वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस एन कपूर की थी। ठीक है। शंकर नाथ कपूर की, आप चाहे तो नेट में सर्च कर सकते हो, शंकर नाथ कपूर। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। तो इन्होंने रिसर्च करी थी और उन्होंने 3 श्लोक बताए थे इसमें से। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इंक्लूड करूँगा।
अभी के लिए आप इतना जान सकते हैं कि ये वेदों का ही अंग है ज्योतिष। और ऋग्वेद में 36, 44, यजुर्वेद में 44 और अथर्ववेद में 162 श्लोक मिले थे। इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, बट मेरी नॉलेज में मुझे इतना पता है कि इतने मिले थे। और इस फैक्ट से पता चलता है कि ज्योतिष कितना पुराना है। इसके अलावा रामायण और महाभारत में तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा श्लोक मिलते हैं। महाभारत के श्लोक में आपको पिछले वीडियोज़ में मैंने कई सारे श्लोक बताए, इसलिए वो इस वीडियो में नहीं लिए, बट रामायण रामायण में मैंने एक श्लोक लिया है, जहाँ पे राजा दशरथ कहते हैं कि अवष्टबदं च मे राम नक्षत्रं दारुणय ग्रह अवेदयन्ति दैवज्ञा सूर्य अंगकारक राहुभिः। मतलब कि ये वाल्मीकि रामायण का है। मतलब कि राजा कहते हैं राम से, भगवान राम से, कि सूर्य, मंगल और राहु मेरे जन्म नक्षत्र का भेद करने वाले हैं, जन्म नक्षत्र का भेद करने वाले हैं, ऐसे दैवज्ञों ने कहा। ये दैवज्ञ जो आया है, ये ज्योतिष जो मैंने आपको पीछे बताया कि ज्योतिष को दैवज्ञ कहते हैं। तो राम जी से कहते हैं कि ऐसा ज्योतिषियों ने कहा है कि सूर्य, मंगल और राहु मेरे जन्म नक्षत्र का भेद करने वाले हैं, मतलब जन्म नक्षत्र से होकर गुजरने वाले हैं, इसलिए कोई आपदा आने वाली है। ठीक है? तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि उस समय से ही ज्योतिष का कितना प्रभाव रहा है लोगों पर। तो यहाँ से आपको पता चल गया इस स्लाइड से कि ये वेदों से ही लिए गए हैं। अब वेदों में किस प्रकार से ये लिए गए हैं, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए थे। वेदों के अंगों को वेदांग कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि टर्मिनोलॉजी जो होती है, एटाइमोलॉजी जिसे बोलते हैं, कि नाम से ही पता चलने लगता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, तो नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। जैसे वेदांगों की रचना की गई थी, जो यहाँ पे 6 आपको दिख रहे हैं। तो वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। ये वेदांग बनाए गए थे वेदों को समझने के लिए। तो उसमें पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निर्वचन, छंद और 6th था ज्योतिष। ठीक है? तो ये फ़ोनेटिक्स, रिचुअल्स, कैसे रिचुअल करने हैं वेदों में, किस तरह से रिचुअल करने हैं, क्या वेदों की भाषा शैली, उनकी व्याकरण क्या है, क्या उनकी एटाइमोलॉजी है, कैसे उनको पढ़ना है, ठीक है? क्या उनके छंद है, मतलब कैसे बोल के गायन शैली में उनको कैसे पढ़ना है। तो ये इन पाँचों तरीकों से हम देखते थे कि वेदों को पढ़ना कैसे है और उनको समझना कैसे है। ज्योतिष जो था, ज्योतिष को वेदों की आँखें बोला जाता था। ठीक है? इसमें मैंने श्लोक बताया नहीं है, वीडियो लंबी ना हो जाए, लेकिन ज्योतिष को वेदों की आँखें बोला जाता है, क्योंकि हमेशा से ही कोई भी वैदिक काल में कोई भी यज्ञ होता था, पूजा हवन होती थी, या राजा लोग कहीं पे आक्रमण करते थे, तो ज्योतिष लोग उन्हें बताते थे कि आपके लिए कौन-सा दिन शुभ है और किस टाइम का मुहूर्त आपके लिए निकालें कि वो दिन आपके लिए शुभ हो और जो भी आप करने के लिए जाएँ, वो पूरा हो। इसलिए जो भी ऋषि-मुनि होते थे, उनको इन सब के अलावा, जो भी वेद पढ़ते थे, उनको इस सब के अलावा इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता था। तो संस्कृत में जो श्लोक है, उसमें इस तरीके से लिखा गया है कि अगर इंसान के पास सब कुछ हो, लेकिन उसके पास उसकी आँखें नहीं हो, तब भी सब कुछ होते हुए भी वो इस संसार की सार्थकता को नहीं समझ पाएगा। इन संसार में एक्चुअल में कैसा दिखता है, क्या हो रहा है, वो उसे नहीं पता चल पाएगा। इसलिए इन पाँचों चीज़ों के होने के बावजूद भी, वेदों को पूरी तरह से जानने के बावजूद भी, कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे बोला जाता है, किस तरह के रिचुअल्स हैं, अगर उसके पास ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा, अगर उसके पास समय का ज्ञान नहीं होगा, अगर उसके पास ये देखने की शक्ति नहीं होगी कि आगे आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, तो इन वेदों का ज्ञान भी अधूरा है। इसलिए ज्योतिष की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वेदों का ही अंग है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि ज्योतिष कहाँ से आए हैं, तो आपको ये बताना है कि ज्योतिष वेदों से ही आए हैं। ठीक है? तो ये था। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ज्योतिष को कितने पार्ट्स में बाँटा गया है, या उसके पार्ट्स कितने हैं। तो ज्योतिष के मेनली 3 थे, जिसको हम लोग स्कंध त्रय बोलते हैं। ठीक है? इसमें आता है सिद्धांत, संहिता, होरा। ये जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक्स है, जिसको भी पढ़ना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ज्योतिष के पार्ट्स को स्कंद त्रय बोलते थे, या बोलते हैं। तो उसमें आता है सिद्धांत, संहिता और होरा। और सिद्धांत क्या होता है, जितना भी ज्योतिष का मैथमेटिकल पार्ट है, उसको सिद्धांत बोलते हैं। रूल्स जो हम लोग फॉलो करते हैं ज्योतिष में, ज्योतिष की गणना करने के लिए, जो भी एस्ट्रोनॉमी या इस तरह के होते हैं ना, जैसे सूर्य सिद्धांतम बहुत फेमस है, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट काला, तो ये सब सिद्धांत थे।
तो जो मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़ आप समझ सकते हो जिसके बेसिस पे जो भी ग्रह हैं और जो तारे हैं उनकी गणना की जाती है कि ये कितनी दूरी पे होंगे और क्या इनकी डिग्रीज़ होंगी, तो वो सब सिद्धांत से आता है। मैथमेटिकल पोर्शन सिद्धांत है। सेकंड जो पोर्शन है वो संहिता है। संहिता मतलब जितना भी आप देखते हो ना जो ऑल ओवर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें होती हैं जैसे बाढ़ आना, ज्वालामुखी होना, भूकंप आना या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स जो होते हैं या वॉर्स होती हैं, तो ये संहिता के अंडर में आते हैं। इसके ऊपर एक बहुत ही पॉपुलर स्टडी हुई थी जापान में, वो मैं आपको बताऊँगा आगे आने वाली वीडियो में। थोड़ा-सा बता देता हूँ कि सन पे फ्लेम्स आती है ना, सन पे हर 10 से 11 सालों में बहुत फ्लेम्स आती है। मेरे ख़्याल से अभी पिछले 1-2 साल में भी आई थी। तो ये जो फ्लेम 2011 में आई थी आई थिंक, अभी 2021 में आई थी। तो जब भी सन में बहुत ज़्यादा विस्फोट होते हैं सन में फ्लेम्स आती है ना, तो उसका डायरेक्ट धरती पे असर पड़ता है। धरती पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। इस पे जापान में बहुत बड़ी स्टडी की गई थी। वो भी एक अच्छी स्टोरी है। अमेरिका वालों ने उसको दबा दिया था ताकि किसी को पता ना चले। तो ये सब लड़ाई, बाढ़, ज्वालामुखी, मौसम कैसा रहेगा ये सब संहिता के अंदर में आता है। जो हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है मौसम देखने वाला, वहाँ भी एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी मदद ली जाती है। तो ये सब पोर्शन संहिता के अंतर्गत आता है। और ये जो होरा है, इस होरा का जो पोर्शन है वो स्पेशली पर्टिक्युलर एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा वो होरा के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो सिद्धांत हो गया मैथमेटिकल, संहिता हो गया जो ऑल ओवर कंट्री और पूरे यूनिवर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये जो होरा होता है ये पर्टिक्युलर एक मैन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आता है एक पर्सन के ऊपर। तो इन सब की अलग बुक होती है, जैसे नारद संहिता है, नारद जी ने जिसको बनाया था। होरा में जैसे बृहत्पराशर, होरा शास्त्र है, जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में होरा लिखा रहेगा तो आप समझ जाना मतलब कि वो पर्टिक्युलर इंसान के ऊपर जिस तरह से प्रेडिक्शन या उसके बारे में जो भी भविष्यवाणियाँ होती हैं, उनको पढ़ने के लिए बुक का यूज़ होता है, उन सब में होरा लिखा रहता है। और बाकी जैसे नारद संहिता है या जो भी और सारी बुक्स हैं, उन सब में संहिता लिखा रहता है जो पर्टिकुलर कंट्री वगैरह एक होल कंट्री या यूनिवर्स के ऊपर ग्रहों का इफ़ेक्ट देखने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है? तो ये स्टार्टिंग में ये 3 थे। उसके बाद समय के साथ धीरे-धीरे प्रश्न और शकुन भी इसमें इंक्लूड कर लिए गए। प्रश्न वो होता है एस्ट्रोलॉजी का वो पार्ट है जैसे बहुत से लोगों की कुंडली नहीं बनी होती है, तो वो लोग प्रश्न पूछ के अपना आंसर जान सकते हैं। बट प्रश्न इस तरह का होना चाहिए, सपोज़ आपका पेट खराब है और आपको टॉयलेट जाना है, तो इतनी उत्सुकता होनी चाहिए मन में आपको प्रश्न को लेकर। ऐसा नहीं कि आप रास्ते में चल रहे हो और आपका फ्रेंड मिला जो कि एस्ट्रोलॉजर, उससे पूछ लो और यार मेरे बारे में कुछ बता दो। या अगर आपके पास कुंडली नहीं है उसने पूछा और बताओ कि यार मेरा कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। मतलब ऐसे चलते-फिरते नहीं, आपके मन में क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तभी उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। ठीक है? आपको एकदम से कि बिना किसी टाइमिंग के, बिना किसी कुछ के आप डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजर के पास, अगर आपके पास कुंडली नहीं है, अगर उसको मैसेज कर दोगे, आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है कि सर मुझे किस फ़ील्ड में जॉब करनी चाहिए। तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर वो उस टाइम की जिस टाइम पे आपने प्रश्न पूछा होगा, इसीलिए इसको प्रश्न बोलते हैं। इंग्लिश में इसको होरारी बोलते हैं। जिन किसी ने भी नाम सुना होगा तो उनको समझ में आ जाएगा। इसको इंग्लिश में होरारी बोलते हैं प्रश्न को। ठीक है? तो प्रश्न इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पर्टिकुलर जब इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उस समय पे वो जो एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन पूछता है, तो उस प्रश्न के आधार पे जो कुंडली बनती है, उस टाइम का डेट, उस टाइम का प्लेस और क्या बच गया? हाँ, डेट, टाइम और प्लेस। तो वो तीनों चीज़ें डाल के सॉफ्टवेयर या अपने हाथ से बना के उस टाइम पे जो कुंडली बनती है, उसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। और ये हमेशा वर्क नहीं करती, लेकिन जब आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन होगा और बहुत क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होगा, तब प्रश्न 110% काम करता है। इस टाइम पे प्रश्न का कोई तोड़ नहीं है। इवन बहुत से ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जैसे कि क्या मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊँगा? अभी आप कुंडली देख के नहीं बता सकते हो, ये आप प्रश्न से बता सकते हो। तो ठीक है, जहाँ पे कुंडली नहीं काम करती, वहाँ पे प्रश्न काम करता है। लेकिन आपका प्रश्न बहुत प्रॉपर होना चाहिए और पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मेरे फ्यूचर के बारे में बता दो या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो मेरे फ्यूचर के बारे में बता दो। नहीं, ऐसा नहीं। आप उनसे पूछोगे सर मेरे जॉब का फ्यूचर क्या है? तो वो आपको प्रश्न से नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आप ये पूछोगे सर मैंने इंटरव्यू दिया है, क्या मेरा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो वो आपको बता देगा। तो प्रश्न का यूज़ ऐसे किया जाता है। और ये प्रश्न नॉर्मल जो कुंडली होती है ना उसका एडवांस रूप होता है। मतलब कि कुंडली आप 5-6 साल प्रॉपर कुंडली पढ़ो
और देखो कि नॉर्मल कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, उसके बाद आप प्रश्न पे आओगे तो आपको पता चलेगा। बेसिस आपका कुंडली ही होगा, जैसे उसमें भाव, ग्रह, राशियाँ होती है, वहीं आपका बेसिस होता है। कुछ प्रश्न के रूल्स अलग-अलग से होते हैं, जिन प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। ये एक तरह से एडवांस स्टडीज़ में आता है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। लास्ट जो 5th है, वो शकुन है। शकुन जैसा कि आपने देखा ही होगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया या छिपकली किसी के ऊपर गिर गई या सपने में नाग वगैरह देख लिए या सपने में किसी की मौत देखी या आस-पास होने वाली घटनाओं से पता चला, तो वो शकुन में आता है। शकुन को इंग्लिश में ओमेन बोलते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फ़ॉरेन में भी बहुत यूज़ होता है। जैसे कौवे अचानक से घर के आस-पास बहुत सारे इकट्ठा हो गए, ठीक है? तो शकुन का एक मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मान लो कि मेरी लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है? या सपोज़ मेरा बैंक का एग्ज़ाम दिया है, तो मेरा उसमें होगा कि नहीं होगा? तो अगर वो क्वेश्चन पूछते वक़्त कोई ऐसा शकुन होता है बहुत अच्छा, जैसे किसी का फ़ोन आ गया, उसने बताया कि मेरे घर में कोई संतान उत्पन्न हुई है, बेटा या बेटी हुई है, तो ये एक अच्छा शकुन है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि जो आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरा बैंक के एग्ज़ाम में हो जाएगा कि नहीं होगा, तो वो हो जाएगा उसका, ठीक है? ये एक एनवायरनमेंट होता है, हमारा पर्यावरण होता है या हमारे जो आस-पास की चीज़ें होती हैं, वो आपको इंडिकेट करती हैं कि कुछ पॉज़िटिव होने वाला है, उसको शकुन बोलते हैं। जैसे कि कोई प्रारब्ध होता है, आपके पिछले जीवन की कोई घटना या पिछले जीवन के कोई कर्मों का फल आपको मिलने वाला होता है, तो उस समय पे ये शकुन होते हैं। ठीक है, मान लो आपसे किसी ने पूछा कि सर क्या मेरे जॉब लग जाएगी या मैं केस जीत जाऊँगा? तो अगर आपने उससे पूछा और आपके मान लो अकाउंट में कहीं से कोई एलआईसी के पैसे आ गए या आपको कोई बाहर से आया और पैसे दे गया या आपको कोई फूल-फल और बहुत सारा सामान दे गया या कोई अच्छी घटना हुई, ठीक है? तो वो शकुन इस बात को इंडिकेट करता है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछने आया है, उसका क्वेश्चन सक्सेसफुल होगा। आप उसको बिना झिझक के पॉज़िटिव रूप से कह सकते हो कि हाँ, आपने जो केस लड़ा है या आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो शकुन का ऐसे यूज़ करते हैं। डेली बेसिस पे इसका यूज़ करना आपको आस-पास की चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या-क्या हो रहा है। शकुन है कि अपशकुन है। जैसे अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरा एग्ज़ाम में होगा और तुरंत आपको कोई फ़ोन आ गया कि अरे यार! हमारे घर में तो किसी की डेथ हो गई है, तो आप श्योर हो सकते हो कि ये अपशकुन है और इसका एग्ज़ाम में नहीं होगा या इसके नौकरी में अगर कोई केस चल रहा है तो वो केस हार जाएगा। ठीक है? तो शकुन का इस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैथ्स है, कंट्री के ऊपर है और आप पर्टिकुलर एक के ऊपर है, अगर आपकी कुंडली नहीं हो तो प्रश्न का यूज़ कर सकते हैं और शकुन का यूज़ हमेशा आपके आस-पास की चीज़ों पे ध्यान देने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने घर में बिल्ली रखी है और 10 बार रास्ता काट के गई तो आपका शकुन अपशकुन यूज़ होगा, नहीं। उस तरह पे नहीं यूज़ होगा। आपको एक एस्ट्रोलॉज़र को ध्यान रखना पड़ता है कि कब यूज़ होगा। घर के बड़े-बुज़ुर्ग जो होते हैं वो काफ़ी ध्यान रखते थे। जैसे वो कहते थे कि कहीं पे जा रहे हो तो किसी को टोको मत या पूछो मत कि एकदम से कहाँ जा रहे हो। तो वो सब शकुन-अपशकुन के अंदर ही आता है। तो ये भी एक पार्ट है। प्रॉपर वे में इसका यूज़ करने से ही फ़ायदा होता है। ऐसे इसका मज़ाक उड़ाने से या ये सब क्या कर रहे हो, इसका कुछ मतलब नहीं है। आपको प्रॉपर पढ़ाई स्टडी करनी पड़ती है और इन सब चीज़ों को जब आप एक प्रैक्टिस में लाते हो तब आपको समझ में आता है ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही होती हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो का यही सब था मेन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऋषियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ज्योतिष को आगे बढ़ाया या जिन्हें ज्योतिष के प्रवर्तक या ओरिजिनेटर कहा जाता है। और ज्योतिष के हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। मेन वैदिक ज्योतिष या पराशर ज्योतिष होता है, जिन्हें ऋषि पराशर ने डेवलप किया था। पराशर ऋषि व्यास ऋषि के फादर थे, वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत और काफ़ी सारी रचनाएँ की हुई हैं। उसके बाद हम लोग ज्योतिष का आगे देखेंगे कि कैसे इसका डिवीज़न हुआ, जामिनी ज्योतिष जिसमें राशियों जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना ग्रह वगैरह की दृष्टि लेते हैं, कि ग्रह यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, तो जामिनी ज्योतिष में ऋषि की भी राशि की भी दृष्टि देखी जाती है और अलग-अलग तरह के रूल्स होते हैं कुछ। एक केपी एस्ट्रोलॉजी भी होता है, ठीक है? ये सब पराशर ज्योतिष जो पराशर ऋषि से बेस वही हैं, वैदिक ज्योतिष उन सब का आगे एडवांसमेंट होता गया। तो ये उससे निकले जामिनी ज्योतिष, केपी ज्योतिष, नाड़ी साउथ में नाड़ी बहुत फ़ेमस है, नाड़ी के रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और भृगु नाड़ी और अलग-अलग तरह की नाड़ीज़ बहुत तरह की नाड़ीज़ होती हैं, उनमें भी अलग-अलग टाइप होते हैं। किसी में होता है कि आपके अंगूठे का जो अंगूठे की निशान होते हैं, उससे आपका पूरा पास्ट बता देते हैं, ठीक है? कुछ नाड़ी ज्योतिष में आपके कुंडली देखकर बता देते हैं पूरा पास्ट, एकदम सच पास्ट बताते हैं। ये साउथ में ज़्यादा होता है। इसके अलावा रावण संहिता भी होता है, ये नॉर्थ में ज़्यादा फ़ेमस है। पंजाब में फ़ेमस है, राजस्थान में और यूपी में सुल्तानपुर में है रावण संहिता। इसके अलावा ताजिक ज्योतिष भी होती है, ये पारसी से आया है, जो पर्शियन लोग थे।
तो ताजिक जो आपका होता है वो 1 साल की एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं कि अगला साल आपका कैसा होगा या जो साल चल रहा है वो आपका कैसा होगा। इसमें ज़्यादातर आपको मुस्लिम वर्ड्स बहुत सारे मिल जाएँगे, इकबाल, इत्साल, तो ये सब काफ़ी टाइप है। ये सब हम ये बुक मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है, पराशर होरा शास्त्रम जो महर्षि पराशर ने लिखी थी। अब तो ये काफ़ी अ, अल्टर हो गई होगी क्योंकि इतने हज़ारों साल पहले की नॉलेज थी, बट अभी भी इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ॉर्मूले यूज़ में आते हैं और बेसिकली सारे लोग इसी बुक को पढ़ते हैं, मैक्सिमम 70 टू 80%। इसके अलावा और भी बुकें होती हैं, जातक पारिजात है या फिर सारावली है, ऐसी काफ़ी बुक्स हैं। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मेन बात आपको ये बात ध्यान रखनी है आज की वीडियो से कि एक तो ज्योतिष जो है, वो वेदों से आया है और रामायण, महाभारत सब में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और वेदों के आँखों के रूप में ज्योतिष का यूज़ किया गया है हमेशा, ठीक है? और ज्योतिष के ये पार्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ज्योतिष में क्या-क्या होता है, ठीक है? नेक्स्ट कुछ वीडियो में 1-2 हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे प्रेडिक्शन आएँगे और भाव राशियों, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की वीडियो पर्टिकुलर चाहिए तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और यहाँ पे जो भी मैं आपको नॉलेज दूँगा वो सारी जेन्युइन और प्रॉपर होगी। और जिस किसी को भी कंसल्टेशन चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पिंग कर सकता है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।